हाथों में एक लिस्ट लिए एसपी बानी सिंह अपनी बहन हानिया के लिए शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उन्होंने लाल और सिल्वर रंग का सूट पहना हुआ था, पैरों में साधारण जूते, चेहरे पर सादगी, कोई अंगरक्षक नहीं, बस एक साधारण बहन। उन्हें देखकर आसपास के दुकानदार पहचान ही नहीं पाए कि कौन आया है। तभी उनकी नजर सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर पड़ी जहां वह पहले भी कई बार बिना सुरक्षा के चुपके से घुस चुकी थी। एसपी बानी धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के स्टॉल लगे थे। दुकान मालिक काउंटर पर हिसाब किताब में व्यस्त थे और लगभग 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रहा था। बानी के आने पर किसी ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने मान लिया कि वह कोई साधारण खरीदार है। वह काउंटर पर गई, खड़ी हुई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, मुझे उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, मुझे कुछ अच्छे डिजाइन दिखाओ। लड़के ने बिना सोचे समझे काउंटर पर कुछ साड़ियाँ बिछा दी। बानी ने हर साड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा। कभी उसे रंग पसंद नहीं आता था, कभी बॉर्डर पसंद नहीं आता था। एक साड़ी देखकर वह बोली, यह रंग बहुत हल्का है, हानिया पर अच्छा नहीं लगेगा, इसका बॉर्डर बहुत पतला है, यह शादी के लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर बानी ने दूसरी साड़ी पलटी और बोली, अरे यह तो बहुत चमकीली है, दुल्हन को थोड़ा और सजना संवरना चाहिए। आधा घंटा पता ही नहीं चला। दुकान में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी। लड़के के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। सफा खान भी अपने मोटे चश्मे के पीछे से बानी को बार बार घूर रहा था। फिर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाते हुए उसने कहा, सब एक से बढ़कर एक है, मैडम इनमें से एक ले लो। लेकिन बानी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उसकी बहन के लिए उसका प्यार था, उसका स्नेह था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई, मेरी बहन की शादी है, मुझे सबसे अच्छा चाहिए। तो सफा खान ने लड़के को धीरे से इशारा किया। लड़का बुदबुदाता हुआ तहखाने में गया और पल भर में नए बंडल लाकर काउंटर पर रख दिए। अब काउंटर साड़ियों से भरा था। बानी हर साड़ी को खोलकर देख रही थी और सफा खान का चेहरा बड़ा होता जा रहा था। लड़के ने धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, वह आधे घंटे से सोच रहा है, उसे एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। बानी ने उसकी बात सुनी। एक पल के लिए उसे बुरा लगा। वह चाहती तो 1 मिनट में दुकान बंद कर सकती थी, लेकिन आज वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उसने लड़के की बात अनसुनी कर दी और लगभग 1 घंटे सोचने के बाद उसकी नजर गहरे मैरून रंग की एक साड़ी पर पड़ी, जिसका किनारा सोने के धागों से बना था और साड़ी पर बारीक कढ़ाई की हुई थी, मानो वह साड़ी सिर्फ हानिया के लिए ही बनी हो। आखिरकार बानी के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उसने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस इतना ही चाहिए, पैक कर दो। सफा खान ने राहत की सांस ली, मानो कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी से साड़ी मोड़कर एक चमकदार पैकेट में रख दिया। बानी ने अपने पर्स से पैसे निकाले और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके दिल में खुशी थी, एक सुकून की उसने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुनी थी। वह दुकान से निकलने ही वाली थी कि उसकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते धागे पर पड़ी। कुछ गड़बड़ थी। लड़के ने अपनी पीठ से एक और तीर मारा। अब इनका तमाशा शुरू हो गया है। बानी उसे घूरती रही। उसकी आंखों में एक कठोरता थी जो बड़े बड़े अपराधियों को भी चुप करा देती। लेकिन यहाँ कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। सफा खान ने गुस्से में जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाया, ज्यादा शोर मत मचाना वरना मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। यह कहकर उसने फोन पर नंबर डायल किया और स्पीकर पर रखकर बोला, नमस्ते थानेदार साहब, मैं साड़ी दुकानदार से बात कर रहा हूँ। यहाँ एक औरत बेवजह बहस कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रही है, जल्दी से किसी को भेजो। उसके फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे उसने तो पुलिस भी बुला ली। बानी कुछ नहीं बोली। उसने पास रखी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और एक पल के लिए हानिया का चेहरा याद आ गया। उसकी शादी का सपना उसकी आंखों के सामने आ गया।
लेकिन अब बात सिर्फ एक साड़ी की नहीं थी, उसके आत्मविश्वास की लड़ाई बन गई थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, मानो किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मेरे दिल में एक यकीन था, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और ये सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो उसी जिले की एसपी थी, बानी सिंह। हर थानेदार, हर दरबान उन्हें जानता था। पूरा पुलिस महकमा उनका सम्मान करता था। लेकिन शायद आज नियति उनकी परीक्षा लेने वाली थी। 10 मिनट के अंदर ही धूल भरी दुकान के सामने एक पुरानी पुलिस जीप आकर रुकी। जीप से एक दरबान विक्रम सिंह और 2 सिपाही उतरे। दरबान विक्रम सिंह का सीना फूला हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार था। उन्हें देखकर भीड़ एक तरफ हट गई। सफा खान दौड़कर विक्रम सिंह के पास गए और इशारा करके बोले, साहब, बात यही है, वो औरत बेवजह बहस कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। बिना कोई सवाल पूछे दुर्वाघा विक्रम सिंह ने बानी को ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से देखा। बानी अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी विक्रम सिंह ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ दिखावा कर रही हो? बानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम विनम्रता से बोलो। दुर्वाघा बानी सिंह हूँ ने कहा, मैं बानी सिंह हूँ। विक्रम सिंह ने अहंकार से कहा, अगर तुम बानी सिंह हो तो क्या हुआ? क्या तुम किसी रानी के घराने से हो? उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिला है? सीधे थाने जाओ, वहाँ तुम्हारी सारी हेकड़ी उजागर कर दूंगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बानी का हाथ पकड़ने लगा। बानी उसे घूरती रही और एक पल के लिए झिझकी। सफा खान दूर खड़े मूंछें रगड़ते हुए हंस रहे थे। बानी की आंखों में आग थी, लेकिन उस वक्त एक बेगुनाह को थामे कानून का हाथ उनकी आवाज से ज्यादा भारी था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने यहाँ अपनी पहचान बताई तो लोग उन पर यकीन नहीं करेंगे और तमाशा बढ़ता जाएगा। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें अंदर धकेला और बिठाया। दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका वादा, सब कुछ इस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। जैसे ही जीप गली से बाहर निकली, सफा खान ने राहत की सांस ली और दुकान का शटर गिरा दिया। व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर पहुंची। यहाँ बाजार की कोई भीड़ नहीं थी, बस अपराधियों और पुलिस वालों के कुछ रिश्तेदार थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा था। विक्रम सिंह जीप से उतरा, सिगरेट सुलगाई और धुआं उड़ाने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोलकर बानी को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। लेकिन बानी बस चुप थी। कोई बहस नहीं, कोई बड़बड़ाहट नहीं। उसकी नजर विक्रम सिंह के चेहरे पर टिकी थी। लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे विक्रम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धक्का देकर कहा, चलो थाने के अंदर। थाने के अंदर एक हेड कांस्टेबल फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब, यह लड़की कौन है? किस मामले में लाए हो? विक्रम सिंह ने घमंड से कहा, यह बड़ी तोप घूम रही थी, दुकानदार से बहस कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे डिटेंशन सेंटर में डाल दो, सारी गर्मी निकल जाएगी। बानी ने आखिरी बार कोशिश की, मैं बानी सिंह हूँ। हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं नामपता बाद में कागज पर लिख दूंगा। मैडम, पहले अंदर चलते हैं। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी दरवाजा खोला और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। अंदर डिटेंशन सेंटर नमूनों से भरा पड़ा था। दीवारें छिल रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। एक कोने में एक टूटी हुई खाट पड़ी थी। बानी ने गहरी सांस ली। यह वही डिटेंशन सेंटर था जिसका उसने कुछ दिन पहले मुआयना किया था। आज वह खुद यहाँ एक कैदी के रूप में खड़ी थी। विक्रम सिंह ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जोर से हंसा, अब अफसर बनो और रानी बाई। डिटेंशन सेंटर की दीवारों पर बानी के चेहरे की परछाई कांप रही थी और वह सोच रही थी कि लोग कितने गिर गए हैं। ये लोग उन्हें उनके किए की सजा जरूर देंगे। यह कैसा न्याय है जो सच और झूठ में फिट नहीं कर सकता। वह सोच ही रही थी कि उसी थाने में डिटेंशन सेंटर के बाहर एक और दरबान लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। उसका नाम राम सिंह था। वह ज्यादा बूढ़ा नहीं था,
लेकिन अपने काम में बहुत ईमानदार और तेज था। वह एक केस फाइल देख रहा था कि तभी उसे एक जीप के आने, गेट की दस्तक और ताला बंद होने की आवाज सुनाई दी। राम सिंह ने सिर उठाया और डिटेंशन सेंटर की सलाखों के पीछे देखा। अंदर लाल सूट पहने एक महिला चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही घबराहट। वही शांति, वही अंदाज, वही गरिमा जो राम ने कई बार बड़ी जिला बैठकों में देखी थी। उसने फाइल बंद की और अंदर झांका। उसका माथा ठनका। अरे ये तो। उसने पास खड़े सिपाही की ओर इशारा किया। ये कौन है? किस केस में लाए हो? सिपाही हंसते हुए पूरी कहानी सुनाने लगा। साहब, वो एक दुकानदार से बहस कर रही थी। विक्रम सिंह साहब ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। वो कह रहे थे कि वो बड़ी अफसर बनेगी। राम सिंह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अंदर ही थी। तभी हिरासत में बैठी बानी ने भी ऊपर देखा और उनकी नजरें मिली। पल भर में राम सिंह का खून जम गया। वो समझ गया कि तूफान आने वाला है। ये कोई आम औरत नहीं थी। ये पूरे जिले की एसपी बानी सिंह थी। उन्होंने सिपाही से बात की और कहा, ये कोई मजाक नहीं है, गेट खोलो फौरन। सिपाही घबरा गया और बोला, लेकिन विक्रम सिंह साहब ने मना किया है। डिटेंशन सेंटर की वही दीवारें जो कुछ देर पहले बानी की पहचान मिटाने में लगी थी, अब खामोश थी क्योंकि उन्हें सच्चाई सामने आती दिख रही थी। ताला खुलते ही एसपी बानी सलाखों से बाहर आ गई। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में तूफान था। राम सिंह ने दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को डांटा। कुछ ही मिनटों में थाने के बाहर यह खबर फैल गई कि हिरासत में ली गई महिला कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी बानी सिंह है। विक्रम सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। अब तक वह अपनी बहादुरी और अहंकार का दिखावा कर रहा था, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे थे। वह घबराकर थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। जब वह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसके सामने वह दृश्य था। वारंट खुल चुके थे। एसपी बानी सलाखों से बाहर आ चुकी थी और पुलिस वाले चारों ओर चुपचाप खड़े थे जैसे कि वे किसी अपराध के गवाह हों। दुर्वाघा विक्रम सिंह ने जैसे ही बानी को देखा, उसकी आंखों में डर छा गया। दुर्वाघा विक्रम सिंह ने जैसे ही बानी को देखा, उसकी आंखों में डर छा गया। वह दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप मुझे जो भी सजा देंगी मैं भुगत लूंगा। बस मुझ पर रहम करो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। पूरे थाने में सिर्फ उसकी खून जमा देने वाली आवाज गूंज रही थी। लेकिन बानी का चेहरा खामोश था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी। वह शक्ति जो किसी अपराधी को पिघला देती है। वह धीरे से पीछे हटा, उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम रोती रहोगी तो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी? याद रखना, यह कुर्सी कोई सौदा नहीं है जिसे रिश्वत और डर से टाला जा सके। यह एक जिम्मेदारी है और तुमने इस जिम्मेदारी को पैसे और झूठे घमंड के बोझ तले रौंद दिया है। विक्रम सिंह रो पड़ा। मैडम, रहम करो। परिवार और बच्चे सब भूख से मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बानी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे नोट नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरे साथ एक साधारण औरत जैसा व्यवहार किया। औरों के साथ क्या क्या किया है। तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हें आज से निलंबित किया जाता है। एसपी बानी का यह फैसला सुनकर पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़कर रोने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई तर्क नहीं बचा था। राम सिंह ने तुरंत रिपोर्ट के कागज निकाले। उसने निलंबन आदेश लिखा और विक्रम सिंह को वहीं पुलिस जीप में बिठाकर लाइन हाजिर कर दिया। अब उसका अहंकार धूल में मिल चुका था। अगले ही दिन कपड़ा व्यापारी सफा खान को भी नोटिस भेज दिया गया। उन पर एक ग्राहक को धोखा देने, झूठा मुकदमा दर्ज कराने और प्रशासन के काम में बाधा डालने का आरोप था। उनकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देर रात तक भी बानी को एक पल भी चैन नहीं मिला। वह शौचालय गई, अपने कपड़े ठीक किए,
चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वह दुहक, वह अपमान, सब कुछ उनके अंदर उबल रहा था। एक सिपाही ने कहा, मैडम, कोई सरकारी गाड़ी भेज दीजिए। बानी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। वह फिर से एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहन के रूप में जाना चाहती थी। जब वह थाने से निकलकर अपनी पुरानी गाड़ी में बैठीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। कुछ घंटों बाद उनकी गाड़ी उनके घर के गेट पर रुकी। बारात का घर उत्साह से गुलजार था। चारों ओर हंसी मजाक, नाच गाना और मेहमानों की आवाजाही थी। हानिया अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन होने की एक खूबसूरत चमक थी। इस चमक के बीच उसकी नजरें बार बार अपनी बड़ी बहन बानी को ढूंढ रही थी। बानी हर रस्म में हानिया के साथ खड़ी थी, कभी उसके बाल संवारती, कभी उसे छेड़ती और हंसाती। उसके चेहरे पर एक शांत और मीठी मुस्कान थी, मानो कल रात कुछ हुआ ही न हो। जब बानी ने हानिया को वह मैरून रंग की साड़ी दी, तो हानिया की आंखें खुशी से भर आईं। दीदी, यह कितनी खूबसूरत है, तुमने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी। बानी मुस्कुराई, बोली, अरे पागल, मेरी जान भी तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा सागर था। कल रात जो हुआ, वह एक बुरे सपने की तरह उसके जहन में बार बार घूम रहा था। हवालात की बासी गंध, विक्रम सिंह की टूटी फूटी हंसी, सफा खान का घमंडी चेहरा और भीड़ की तीखी निगाहें, सब कुछ उसकी आत्मा पर एक ताज़ा जख्म की तरह था। उसने अपमान को निगल लिया होगा, लेकिन वह उसके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह सोच रही थी, क्या विक्रम सिंह को माफ कर देना चाहिए। आखिरकार उसने अपनी बीवी बच्चों से कसम खाई थी कि आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि घर की चिंताएं थी। बानी के दिल में सवाल उठ रहा था, मैंने सही किया या गलत। उसका दिल जानता था कि वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तभी उसे थाने का वो मंजर याद आया जब विक्रम सिंह को सस्पेंड करके ले जाया जा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखें इशारा कर रही थी, मैं तुम्हें देख लूंगा। बानी के अंदर एक डर सा उमड़ आया, उसकी आंखें खाली हो गईं। तभी हानिया ने धीरे से उसका हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, कहाँ खो गई थी? उसकी आवाज ने बानी के विचारों को तोड़ दिया। बानी चौंक गई और वास्तविकता में लौट आई। कहाँ है हानिया? मैं तो बस देख रही हूँ। आज तुम्हारी गलियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उसने विनम्रता से बात टाल दी। हानिया ने पूछा, कल तुम इतनी देर से क्यों आई? माँ कह रही थी कि तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है? हानिया की आंखें चिंता से भरी थी। बानी ने गहरी सांस ली। वह अपनी छोटी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन यह सही समय नहीं था। हाँ, सब ठीक है, मैं बस एक जरूरी सरकारी काम में फंस गई थी। लेकिन देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारी साड़ी ले आई। उस रात जब सब नाच गाने में मग्न थे, बानी छत पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा में उसने राम सिंह को फोन किया और कहा, मुझे विक्रम सिंह और सफा खान के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। राम सिंह ने उसे आश्वासन दिया, मैं सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के दौरान फोन आया। राम सिंह ने उसे बताया कि सफा खान से जुड़े कई धोखाधड़ी के मामले दबा दिए गए हैं और विक्रम सिंह विधायक भैरव का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन हड़पना, रंगदारी, ये सब उसी का काम है। संस्थापक ही सब कुछ जोड़ता है और सफा खान भी उसी नेटवर्क का हिस्सा है। शाम ढलते ही, जब खुशी का माहौल शांत था, अचानक एक साया छा गया। कुछ गुंडे ऊपर चढ़ आए और पंडाल के बाहर धावा बोलकर शादी रुकवा दी। उनका नेता मंगल चिल्लाया, रुको, यह शादी नहीं होने देंगे। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि संगीत तुरंत बंद हो गया और पूरा पंडाल सन्नाटे से भर गया। उसने सबके सामने हानिया पर आरोप लगाया कि उसने अपने भाई जग्गा पहलवान से 50 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वह शादी करके पैसे चुकाए बिना भाग जाना चाहती है। दूल्हे के परिवार के चेहरे पीले पड़ गए। मेहमान कानाफूसी में मग्न हो गए। हानिया, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए गए थे,
अब झूठे आरोपों के कीचड़ में डूबी हुई थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बानी का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह भैरव सिंह की चाल है, लोगों को बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश। वह शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में न डर था, न घबराहट, बस एक ठंडा गुस्सा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मंगल भी उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए आह भर गया। मंगल ने हवा में एक नकली स्टाम्प पेपर लहराया। बानी ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह नकली है। ठीक है, मुझे अपने जग्गा भाई का नंबर दो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। वह शहर से बाहर गए हुए हैं। बानी ने कागज फाड़कर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ, या मैं तुरंत पुलिस बुलाकर तुम पर धोखाधड़ी, दूसरे झूठे मामलों और एक सरकारी कर्मचारी के परिवार को धमकाने का मामला दर्ज करवा दूंगी। सरकारी कर्मचारी का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। 10 सेकंड के अंदर वे सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल शांत था, लेकिन जश्न फीका पड़ गया था। बानी ने हाथ जोड़कर दूल्हे के पिता से माफी मांगी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह साजिश की जड़ तक पहुंचेगी। उसी दिन बानी ने तय कर लिया था कि भैरव सिंह ने अपनी बहन की इज्जत से खिलवाड़ करके खुद ही अपना पतन करवाया है। हानिया के जाने के बाद घर में छाए सन्नाटे ने बानी के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। अगले दिन सबसे पहले सफा खान को गिरफ्तार किया गया। उस पर सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला गया। अपने डर के बावजूद वह चुप रही, लेकिन जब उसने बानी को भैरव सिंह के दाहिने हाथ पहलवान के जमीन पर जगह जगह हुए अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाते, करोड़ों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करते और 20 गुंडों को गिरफ्तार करते देखा, तो सफा खान टूट गई। उसने भैरव सिंह के राज खोल दिए। उसने उसे बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी है। बानी ने आधी रात को ऑपरेशन धर्म शुरू किया। बिना सायरन और लाइट वाली पुलिस की गाड़ियां फार्म हाउस पर पहुंची। दरवाजे तोड़ दिए गए। गार्डों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। बानी सिद्धि भैरव सिंह के कमरे में पहुंची। वह नींद से जाग उठी और चिल्लाई, एसपी बानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बानी ने उसके मुंह पर सर्च वारंट फेंका और कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों रुपए नकद और वह काली डायरी मिली। बानी ने डायरी उठाई और ठंडे स्वर में बोली, खेल खत्म। उसी रात विधायक साहब भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन डायरी और गवाही के सबूत मीडिया के सामने आ गए। अदालत में सफा खान की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने सालों बाद राहत की सांस ली। अपराध का राज खत्म हो गया। शाम को हानिया छत पर बानी के पास आई। दीदी, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। बानी मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूँ हानिया, मेरे साथ कानून, सच्चाई और तुम्हारी दुआएं हैं। यह वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, यह एक शपथ है, और मैंने अपनी शपथ पूरी की है। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी वर्दी चमक रही थी। यह वर्दी अब सिर्फ एक वर्दी नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की जीत का प्रतीक थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक कहानी की तरह देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि संस्थापक का कौन सा कदम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।